हो चुका आगाज रण युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। चलिए बेटा आगाज कर रहे हैं फिजिक्स के लेक्चर नंबर 2 का अनसॉल्व पेपर का, जिसका कोड है 346 JS। और जैसा कि बेटा बायोलॉजी वाले सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी वाली बात यह है कि आप लोगों का बायोलॉजी का अनसॉल्व पेपर भी आरंभ होने जा रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, सभी बायोलॉजी वाले विद्यार्थी हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि बायोलॉजी का अनसॉल्व पेपर आरंभ किया जाए या नहीं। दूसरा पॉइंट ये कि आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, जैसा कि हमारा मकसद बेटा आपके जो ये प्रश्न आए हुए हैं इनको हल कराना नहीं है, इनको तो हल कराना ही कराना है, लेकिन इसके साथ साथ जितने भी इससे संबंधित प्रश्न भर रहे हैं उन सभी को हल कराना है, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप लोग 70 में से बेटा आसानी से 65 प्लस और 65 से 70 के बीच में आसानी से नंबर ले आए। क्लियर? तो चलते हैं बेटा अपने प्रश्न नंबर 3 की ओर। और तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियां क्या हैं। चलिए इस सवाल को समझते हैं। तो क्यों ना रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को ही समापन कर लिया जाए। चलिए तो हेडिंग पहले हम पढ़ेंगे बेटा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। अब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो आया है वह कहां से आया? अल्फा कण प्रकीर्णन के आधार पे। अल्फा कण प्रकीर्णन के आधार पे बेटा रदरफोर्ड ने क्या किए? निम्न निष्कर्ष निकाले। कैसे समझते हैं? इन्होंने क्या किया था कि जो अल्फा कण है, एक स्वर्ण पन्नी ली, पतली स्वर्ण पन्नी थी, और इस पे इन्होंने क्या किया था? अल्फा कणों की बमबारी कराई। तो इन्होंने देखा कि जब स्वर्ण पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी करा रहे हैं तो देख रहे हैं कि कुछ अल्फा कण पन्नी के आर पार निकल रहे हैं, कुछ अल्फा कण पन्नी से टकराने के बाद छोटे छोटे कोणों पर क्या हो रहे हैं? विक्षेपित हो जा रहे हैं। और कुछ बहुत ही कम अल्फा कण देखा गया कि 180 अंश के कोण पर विक्षेपित हुए। तो इन सब का इन्होंने क्या निकाला? निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला? पहला निष्कर्ष इन्होंने निकाला कि भाई जो परमाणु है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। पहला पॉइंट क्या बताया इन्होंने? इन्होंने बताया भाई कि जो परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? खोखला होता है। इसीलिए बेटा जो अल्फा कण है स्वर्ण पन्नी के आर पार निकल रहे थे। दूसरा पॉइंट है परमाणु का समस्त धनावेश उसके नाभिकीय केंद्र में स्थित होता है। यानी दूसरा पॉइंट क्या बताया भाई कि परमाणु का जो समस्त नाभिक है वो कहां होगा? तो भाई कहां होगा? नाभिकीय केंद्र में। तीसरा, परमाणु के नाभिक के चारों ओर, परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं? घूमते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों का जो कुल ऋणावेश है वह नाभिक पर उपस्थित जो धनावेश होगा उसके कैसा होता है? बराबर होता है। तीसरा पॉइंट है कि नाभिक के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में गत करते हैं। इनका कुल ऋणावेश, किसका? इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश धन आवेश नाभिक पर उपस्थित
उपस्थित धनावेश के बराबर होता है। क्लियर। चौथा पॉइंट, ये हमारा जो न्यूक्लियर है, नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में क्या कर रहे हैं? गत कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? वृत्ताकार कक्षाओं में गत कर रहे हैं। तो नाभिकीय धनावेश इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। और जब यह आकर्षित करेगा तो यह इलेक्ट्रॉन बेटा, जब यह नाभिकीय आवेश इस इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो यह इलेक्ट्रॉन नाभिक पर गिर जाने चाहिए। तो इस समस्या को दूर करने के लिए रदरफोर्ड ने एक परिकल्पना प्रस्तुत की और बताया कि इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में लगातार गति करते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ग्रही मॉडल भी कहा जाता है। क्लियर। क्या लिखेंगे? लिखेंगे नाभिकीय आकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन, नाभिकीय आकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक पर गिर जाना चाहिए, गिर जाना चाहिए। इसी समस्या को दूर करने के लिए रदरफोर्ड ने एक परिकल्पना दी कि इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं होते, इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं होते हैं, ये वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। इसलिए इसे ग्रही मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, नोट करिए। अब पढ़ाएंगे बेटा इसकी कमियां। चलिए नोट करो। के बाद बेटा हम लोग अध्ययन करने वाले हैं रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां। क्या है कमियां? समझो। इन्होंने बताया था भाई कि जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं है, लगातार क्या कर रहे हैं? गत कर रहे हैं। अब इनकी कमियां कहां पाई गई? तो बेटा मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के आधार पे। समझना, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के आधार पे ये नाभिक है और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? वृत्ताकार कक्षाओं में क्या कर रहा है? गत कर रहा है। तो मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या बोल रहा है भाई? कि जब कोई आवेशित कण क्या है? वृत्ताकार कक्षाओं में जब घूम रहा है, आवेशित कण अर्थात इलेक्ट्रॉन जब वृत्ताकार कक्षाओं में गत कर रहा है तो यह क्या करेगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्सर्जित करेगा। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्सर्जित करेगा तो उत्सर्जित करने में इसकी ऊर्जा में क्या आएगी? कमी आएगी। जब इसकी ऊर्जा में कमी आएगी तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन की दूरी नाभिक से बेटा कैसी होती जाएगी? कम होती जाएगी। भैया ऊर्जा में कमी आएगी तो इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बेटा कैसी होती जाएगी? कम होती जाएगी। और अंत में यह इलेक्ट्रॉन किस पे गिर जाएगा? नाभिक पर गिर जाना चाहिए। तो यह मॉडल बेटा परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका या नहीं बता सका भाई आखिरकार ऐसा क्यों नहीं। क्लियर। तो यहां पर क्या है? पहला पॉइंट लिखेंगे मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय
तरंग सिद्धांत के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है तो यह विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करता है, जिससे इसकी ऊर्जा में कमी आती है। ऊर्जा में कमी होने के कारण नाभिक से इलेक्ट्रॉनों की दूरी कम होती जाती है और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक पर गिर जाने चाहिए, अर्थात यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। ठीक, उम्मीद है बेटा पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट क्या है समझिए। जब बेटा इलेक्ट्रॉन क्या है, गतिशील है, तो इससे कौन उत्सर्जित हो रही हैं? तो इससे उत्सर्जित हो रही हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। और इन तरंगों को अगर हम स्क्रीन पर लेकर आए, भाई जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, इन तरंगों को जब स्क्रीन पर लेकर जाया जाए तो इनका स्पेक्ट्रम बेटा कैसा मिलना चाहिए? सतत का मतलब निरंतर। इस तरीके से सतत का मतलब कैसा बेटा? निरंतर मिलना चाहिए। क्लियर? निरंतर मिलना चाहिए, लगातार। लेकिन जब इनको बेटा स्क्रीन पर ले जाया गया, विद्युत चुंबकीय तरंगों को कहां ले जाया गया? स्क्रीन पर ले जाया गया, तो इनका जो स्पेक्ट्रम है वह सतत ना होकर, कैसा ना होकर? सतत ना होकर कैसा प्राप्त हो रहा है? रेखीय। कैसा प्राप्त हो रहा है? रेखीय। इसलिए इसे बोलते हैं रेखीय स्पेक्ट्रम। कैसे भाई? यहां पर समझो क्या पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट समझो कि जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में गति करता है तो वह विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्सर्जित करता है। अब विद्युत चुंबकीय तरंगें बेटा जब उत्सर्जित करेगा तो लगातार उत्सर्जित कैसे होनी चाहिए? लगातार उत्सर्जित होनी चाहिए। लेकिन जब स्क्रीन पर देखा गया तो इनका स्पेक्ट्रम सतत ना मिलकर कैसा मिल रहा है? रेखीय। मतलब इलेक्ट्रॉन गति किया और इसकी इच्छा हुई तब बेटा इसने ऊर्जा को उत्सर्जित कर दिया। जब इच्छा हुई तब इसने क्या किया? ऊर्जा को उत्सर्जित कर दिया। पता लगा 5 मिनट बाद ऊर्जा को उत्सर्जित किया, फिर अगले बेटा 10 मिनट बाद, फिर अगले 25 मिनट बाद ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहा है। तो बेटा इसका जो ऊर्जा मिल रहा है ग्राफ, वो मिल रहा है कैसा? सतत ना मिलकर कैसा मिल रहा है? रेखीय मिल रहा है। ऐसा क्यों मिला? तो इसके बारे में ये व्याख्या नहीं कर सके। दूसरा पॉइंट लिखेंगे जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में गति करता है
तो यह विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करता है। इन तरंगों का स्पेक्ट्रम सतत न होकर रेखीय प्राप्त होता है। इसकी ये व्याख्या नहीं कर सके। क्लियर? उम्मीद है बेटा आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। नोट करिए बेटा इसको। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर तीसरे का ख प्रश्न बोल रहा है, एक उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणें चित्र के अनुसार पड़ रही हैं। यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, किरण का मार्ग भी दिखाइए। चलिए देखो, ये आपको बेटा चित्र दे रखा है, समझना ध्यान से बेटा, ठीक है। ये चित्र दे रखा है कुछ इस तरीके से, यहां से इस तरीके से ये किरण गई, इस तरीके से, ठीक है। ये वाला बेटा बिंदु O है और यहां U बराबर दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर। यहां वस्तु रखी हुई है, ठीक। अब चूंकि बेटा जो वस्तु है वह दाईं ओर है और इधर की दूरियां बेटा कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिव। U बराबर बेटा दे रखा है 10 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी बेटा प्लस की होती है और कितना है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले बेटा क्या निकालना है, हमें बस प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है। किसकी पूछी भाई, प्रतिबिंब की स्थिति। लेंस का सूत्र से, लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। चलिए 1/f का मान बेटा कितना है, 20 बराबर 1/b माइनस, भाई b तो निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी तो निकालनी है, माइनस 1/u की जगह लगाएंगे 1/10। ये माइनस का मान दूसरी ओर जाके प्लस का मान, तो 1/20 प्लस 1/10 बराबर 1/20। ठीक भाई, लास्ट तक कितना आ जाएगा, वह संख्या जिसमें 20 और 10 दोनों का भाग चला जाए। आप बोलो सर 20 ही होगा, तो 20 में 10 का भी भाग चला जाएगा, 20 का भी। 20 एकम 20 एक बार गया, एक का मल्टीप्लाई एक में एक बार। 10 दूनी 20 दो बार गया, 2 का 1 मल्टीप्लाई 2 बराबर 1/20। 2 और 1 3/20 बराबर 1/20। भाई इसको पलटोगे तो ये भी पलट जाएगा, तो b बराबर 20/3। 3 का भाग कर दो तो 3 18 6.666 आता रहेगा। अर्थात बेटा जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कितनी दूरी पे बन रहा है, वह बन रहा है बेटा कितना, ये प्रतिबिंब हो जाएगा b बराबर 6.66 सेंटीमीटर। ये बेटा हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। क्लियर? नोट करिए बेटा इस सवाल को, नोट करिएगा। इसके बाद बेटा तीसरे का ग प्रश्न। तीसरे का ग प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, इनके संचरण आरेख खींचकर वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र अवयव दिखाइए। समझो, यह प्रश्न बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है समझो। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार जब किसी परपथ में परिवर्ती वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और यह चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती वैद्युत धारा के लंबवत होता है। तो इस स्थिति में जो ऊर्जा का प्रसारण तरंगों के रूप में होता है, और इन्हीं तरंगों को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगें। क्या लिखेंगे, लिखेंगे मैक्सवेल के विद्युत
चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार जब किसी परिपथ में परवर्ती विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र परवर्ती चुंबकीय क्षेत्र परवर्ती वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। इस स्थिति में ऊर्जा का प्रसारण तरंगों के रूप में होता है जिन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। क्लियर? समझो, यह है बेटा हमारे तरंग संचरण की दिशा एक्स अक्ष, ये हमारा बेटा है वाई अक्ष और ये हमारा है जेड अक्ष। ये है तरंग संचरण की दिशा। क्लियर? यह वैद्युत क्षेत्र है और यह हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। ये दोनों एक दूसरे कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। अगर यह बेटा किसकी दिशा है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो इसके लंबवत कौन होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्लियर? इस तरीके से यह हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप बेटा इसको क्या बना देना है? चित्र को बना देना। ये दोनों बेटा एक दूसरे कैसे होते हैं? लंबवत। ठीक, तो यहां पर ये आपका बेटा प्रश्न नंबर तीसरे का कौन हो चुका? ग। नोट करिए। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न तीसरे का घ। घ प्रश्न है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए। देखिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है। एक होता है वलयुग्म आघूर्ण। कब? जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय इसके बाद बेटा तीसरे का घ प्रश्न। घ प्रश्न बोल रहा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए। चलिए, सबसे पहले समझ रहे बेटा चुंबकीय द्विध्रुव को, कि भाई चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहोगे? समझो, आप क्या करना है, ये हमारी चुंबक होती है। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। तो परिमाण में दोनों के दोनों कैसे होंगे? समान। परिमाण में दोनों कैसे होंगे? समान। किंतु विपरीत
प्रकार के दो ध्रुव प्रावल्य एक दूसरे से अति सूक्ष्म दूरी पर स्थित हो, एक दूसरे से कैसे हो, बहुत ही सूक्ष्म दूरी पर स्थित हो, तो ऐसा निकाय क्या कहलाता है, चुंबकीय द्विध्रुव। क्या कहलाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव। क्या बताया, परिमाण में समान, परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकार के दो ध्रुव प्रावल्य, ध्रुव प्रावल्य एक दूसरे से कैसा हो, अति लघु दूरी पर, लघु दूरी पर स्थित हो, तो ऐसा निकाय क्या कहलाता है, चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। क्लियर। परिमाण में दोनों समान हैं किंतु विपरीत प्रकार के हैं। ठीक, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी बेटा कहां से मापते हैं, इसके मध्य बिंदु से। मान लिया मध्य बिंदु O है, O से और इस ध्रुव तक की दूरी अगर मैंने मान ली L है, तो इस O से और इस ध्रुव तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी, L। क्लियर। क्योंकि दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी बेटा कहां से मापते हैं, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी उसके मध्य बिंदु से मापते हैं। क्लियर। तो यहां से अब बात करेंगे, तो यहां से दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी टोटल कितनी हो जाएगी, तो टोटल हो जाएगी 2L। ठीक, अब यहीं पे बात करेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की। समझो क्या है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव में परिणामी ध्रुव प्रावल्य तथा दोनों ध्रुव प्रावल्यों के बीच की जो प्रभावी दूरी होगी कितनी है, 2L। इनके गुणनफल को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसे किससे लिखते हैं, कैपिटल M से। क्लियर। और यहां पर अगर बात करें राशि कैसी है, तो बेटा यह राशि है सदिश। कैसी राशि है, सदिश। क्योंकि इसकी दिशा होगी, फिर बिल्कुल होगी, दिशा किधर होगी, इसकी दिशा होगी साउथ से नॉर्थ की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर। क्यों, क्योंकि भाई यहां पर जो साउथ ध्रुव है वह कैसा माना जाएगा, ऋणात्मक, और नॉर्थ ध्रुव कैसा होगा बेटा इसके अंदर, धनात्मक। क्लियर। तो यहां पर अब बात करेंगे इस ध्रुव प्रावल्य M का मात्रक क्या होगा, कैसे निकालोगे, तो M यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर होता है F/m0। तो M बराबर हो जाएगा, M की जगह B को, B की जगह M को, और M की जगह B को भेज दोगे, तो M B की जगह B M की जगह। ठीक है। अब यहां पर बल का मात्रक क्या है, न्यूटन बट्टे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बताओ। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, एक तो भाई टेस्ला, दूसरा होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा होता है गॉस, या एक और होता है, वो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है। और एक गॉस बराबर होता है भाई 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो आपको पता होना चाहिए भाई किसके मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक। तो बी की जगह लगाओ भाई न्यूटन, बट्टे में है एम्पियर इंटू मीटर। बेटा न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, एम्पियर इंटू मीटर ऊपर भेज दो, एम्पियर इंटू मीटर। तो ये ध्रुव प्राबल्य का मात्रक निकाल दिया। तो आप इसका मात्रक बहुत आसानी से बता दोगे, क्या हो जाएगा, एम का मात्रक क्या है, एम्पियर इंटू मीटर इंटू कौन है, 2L। 2L क्या है, दोनों ध्रुव प्राबल्यों के बीच की दूरी, और दूरी को किससे मापते हैं, मीटर से। तो यहां पर भी आ जाएगा मीटर। तो आप बोलोगे सर हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर गुणा मीटर, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना आपसे मात्रक भी पूछ सकता है। ठीक है।
तो क्या परिभाषा लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव में ध्रुव प्राबल्य तथा दोनों ध्रुव प्राबल्य के बीच की प्रभावी लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्लियर? तो आपसे बेटा यहां पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, अगर यह क्वेश्चन पूछता कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव रखने पर बल युग्म आघूर्ण, तो बेटा इसके लिए फॉर्मूला क्या होता? टाउ बराबर mb sin थीटा। ये तब जब आपसे बल युग्म आघूर्ण पूछता, लेकिन यहां तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पूछा गया है। ठीक है, नोट करिए बेटा, इसको नोट करिएगा।